वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपने हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। तो आप सभी विद्यार्थियों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत वर्गीकरण और सारणीयन के अंतरों के बारे में अध्ययन किया था कि वर्गीकरण में और सारणीयन में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ चुके होंगे कि सारणीयन और वर्गीकरण जो है ये सांख्यिकी विश्लेषण की एक ही तरह समंकों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध करने वाले बिंदु या टॉपिक होने के बाद भी इनमें कुछ अंतर जो पाए गए थे उनके बारे में अध्ययन जानकारी प्राप्त कर सके। तो मैंने आप लोग पूर्व वाली क्लास में बताया था कि आपके आगे आने वाले जो क्लास होगी वह सारणीयन के बारे में प्रमुख क्लास होगी। तो आज वही दिन आ चुका है बच्चों जिसके अंतर्गत मैं सारणी के बारे में बताऊंगा। सारणी के भाग कौन कौन से होते हैं जिसमें हम समंकों को प्रस्तुत करते हैं। तो सारणीयन के भाग समझ में आ गए। तो कहने का मतलब आई मीन्स या यू मीन्स आप टेबुलेशन अच्छी प्रकार से भली प्रकार से समझ चुके हो। तो तैयार रहना, अपने मन मस्तिष्क को खोल लेना, आंखें खोल लेना, दिमाग खोल लेना। ठीक है बच्चों, अध्याय भाई हमारा 8वां चल रहा है और आज के जो बिंदु का नाम है क्या है बच्चों? आज के इस बिंदु का नाम चलेगा हमारा सारणी के मुख्य भाग। सारणी के मुख्य भाग। सारणी के कौन से मुख्य भाग हैं? हम तालिकाएं बनाते तो हैं लेकिन तालिकाओं के भागों के नाम नहीं जानते हैं। किस भाग को किस नाम से जाना जाता है, किस भाग को क्या कहा जाएगा। तो आज मैं इस बिंदु के माध्यम से आप सभी को यही बताऊंगा कि सारणी किस भाग को क्या कहा जाता है। तो अध्ययन करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। और अन्य कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, तथ्यों के बारे में सोचना है, जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट की सहायता अवश्य दीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारी बिंदु पर आते हैं। आज का हमारा 8वां अध्याय, टॉपिक का नाम हमारा सारणी के मुख्य भाग। तो सारणी के मुख्य भाग कितने बताए गए हैं, इसके कितने भाग होते हैं, उन्हीं भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रमुख रूप से जो सारणी के भाग बताए गए हैं वे 8 प्रकार के बताए। कितने बताए बच्चों? प्रमुख रूप से सारणी के 8 प्रकार के भाग बताए गए हैं। तो पहले भागों के नाम लिख लीजिए। तो लिखिए, प्रमुख रूप से सारणी के प्रमुख रूप से सारणी के 8 भाग बताए गए हैं। प्रमुख रूप से सारणी कितने भाग बताए गए बच्चों? 8 भाग। ये 8 भाग कौन कौन से हैं पहले इनके नाम लिख लेते हैं ताकि आप याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां लिख देता हूं मैं सारणी के प्रमुख भाग। नंबर 1, प्रथम भाग है हमारा सारणी संख्या। सारणी संख्या। दूसरा भाग लिखिए सारणी शीर्षक। क्या शीर्षक है हमारा? तीसरा भाग लिखिए उपशीर्षक व अनुशीर्षक। उपशीर्षक एवं अनुशीर्षक। नंबर 4, चौथा भाग लिखिए सारणी का मुख्य भाग। सारणी का मुख्य भाग। 5वां बिंदु लिखिए, 5वां हमारा रेखाएं खींचना व स्थान छोड़ना। रेखाएं खींचना व स्थान छोड़ना। कितनी रेखाएं खींची जाए, कितने उनके मध्य में रेखाएं लिखी जाए। छठा लिखिए
मदों की व्यवस्था, मदों की व्यवस्था। सातवां बिंदु लिखिए टिप्पणी। आठवां बिंदु लिखिए हमारा जो संदर्भ जिसके बारे में बताया जाता है, वो स्रोत हमने कहां से प्राप्त किए हैं। तो लिखिए आठवां बिंदु आंकड़ों के स्रोत। तो ये 8 भाग सारणियन के बताए गए हैं। इन्हीं भागों के ऊपर सारणियन टिका हुआ है। यानी आप जो तालिका बनाते हो, सारणी बनाते हो, वे सारणियां इन 8 भागों के ऊपर टिकी हुई है। कौन कौन सी अपना रिपीट कर रहा हूं? सारणी संख्या, सारणी शीर्षक, उपशीर्षक व अनुशीर्षक, सारणी का मुख्य भाग। पांचवा आता है रेखाएं खींचना और स्थान छोड़ना, मदों की व्यवस्था करना, टिप्पणी और आंकड़ों के स्रोत। ये 8 भाग बताए गए हैं। अब 8 भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन कौन से 8 भाग हैं? तो नंबर 1 डालिए सबसे पहले सारणी संख्या। प्रथम बिंदु, सभी बिंदु के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रथम बिंदु का नाम हमारा सारणी संख्या। कहाँ लिखी जाती है, किस स्थान पर होती है, उसी के बारे में। वैसे सारणी संख्या जो होती है वह टेबुलेशन में तालिका के अंतर्गत सबसे ऊपर वाले भाग में होती है। क्या होती है बच्चों? सबसे ऊपर वाले भाग में। क्यों होती है? सारणी संख्या डालने से वह सारणी हम तुरंत आसानी से सरलता से ढूंढ सकते हैं, इसलिए सारणी संख्या लिखी जाती है। तो इसमें लिखिए सर्वप्रथम सारणी में ऊपर की तरफ सारणी संख्या लिखी जाती है। तो सारणी संख्या सबसे को याद करने की चीजें ये हो गई, सारणी संख्या ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चों, इस सारणी संख्या कहाँ लिखते हैं? सबसे ऊपर वाला जो भाग होगा उस तरफ सारणी संख्या को लिखा जाएगा। क्यों लिखते हैं? ऐसे सारणी के अध्ययन में क्या होती है बच्चों? सरलता होती। क्यों लिखते हैं? अध्ययन में सरलता के कारण सबसे ऊपर की तरफ इसे लिखा जाता। अभी एक तालिका बना दूंगा मैं आपके सामने, ताकि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर क्या है। नंबर 2 सारणी शीर्षक, अब सारणी शीर्षक बिल्कुल छोटा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उसी के बारे में बताया गया है। इसमें लिखिए सारणी शीर्षक ऐसा हो, पहले लो, सारणी शीर्षक कैसा होना चाहिए बच्चों? छोटा होना चाहिए तथा ऐसा शीर्षक हो कि समंकों के क्षेत्र प्रकृति आदि के बारे में तुरंत ज्ञात हो जाए।
यह मध्य में लिखा जाता है और ऊपर की तरफ लिखा जाता है। यह मध्य में ऊपर की तरफ लिखा जाता है, दो बिंदु हो गए। तीसरा लिखिए उपशीर्षक व अनुशीर्षक। नंबर 3 उपशीर्षक व अनुशीर्षक। उपशीर्षक व अनुशीर्षक क्या होते हैं वो भी जान लीजिए, इनके कहाँ लिखा जाता है वो भी समझ लीजिए। किन्हीं तालिकाओं के अंतर्गत तालिकाओं में, ऐसे लिख लो, तालिकाओं में अनेक पंक्तियां व खाने होते हैं, अनेक पंक्तियां व खाने होते हैं। उन व पंक्तियों व खानों में ही उन पंक्तियों व खानों में उपशीर्षक, शीर्षक का दूसरा भाग, शीर्षक का दूसरा भाग, उपशीर्षक व अनुशीर्षक, ये भी यही होगा, दूसरा भाग हो गया, लिखे जाते हैं। ये भी स्पष्ट होने चाहिए, कहने का तात्पर्य जो उपशीर्षक होते हैं उन्हें कहाँ लिखते हैं, लिख लीजिए उपशीर्षकों को शीर्षक को क्षैतिज भाग पर तथा अनुशीर्षकों को वर्टिकल, क्षैतिज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है जो हमारा, अनुशीर्षक को आड़े वाले खानों में वर्टिकल कहने का तात्पर्य हो गया आड़े वाले खानों में लिखा जाता है। ये हमारा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हो गया। अभी बता दूंगा किस प्रकार से लिखा जाता है। नंबर 4 बिंदु लिखिए सारणी का मुख्य भाग, नंबर 4 सारणी का मुख्य भाग। सारणी का मुख्य भाग कौन सा कहाँ होगा, जहाँ समंकों के ये जो कॉलम बनाए गए हैं उनमें लिखी जाने वाली जो सूचनाएं लिखते हैं वो सूचनाएं वाला मुख्य भाग। वो कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार से मानव के लिए जो मुख्य भाग उसका हार्ट होता है उसी प्रकार सारणी का मुख्य भाग उसका हृदय कहा जाता है। तो एग्जाम प्रश्न आ जाए कि सारणी का मुख्य भाग को क्या कहा जाता है, तो हार्ट कहा जाता है। तो इसमें लिख लीजिए कि सारणी के मुख्य भाग को या इसे सारणी का हृदय, इसे सारणी का हृदय भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, कि इस मुख्य भाग में संपूर्ण प्रकार की सूचनाएं लिखी हुई होती है, इसलिए इसे सारणी का हृदय भी कहा जाता
है। समझ आगे से विद्यार्थी क्यों कहते हैं इसको? लिखना चाहो तो लिख लो। इसमें इस भाग में समंकों की सूचनाएं लिखी हुई होती है। जो समूह की सूचनाएं होगी वे सूचनाएं इस मुख्य भाग के अंदर लिखी होगी, इसलिए इसे समंकों का हृदय भी कहा जाता है। ये हमारे 4 भाग हो गए, सारणी संख्या, सारणी शीर्षक, शीर्षक उपशीर्षक, अनुशीर्षक और सारणी का मुख्य भाग। 4 भाग समझ में आ गए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अध्ययन करते हैं 5, 6, 7, 8 वाले चारों शेष भागों के बारे में। ले लिया स्क्रीनशॉट से विद्यार्थियों ने? चलिए बहुत अच्छी बात ले लिया। तो आगे अध्ययन करते हैं इनके आगे वाले शीर्षकों के बारे में। मुख्य भाग कौन सा? भी एक तालिका बना दूंगा, तालिका के माध्यम से और स्पष्ट हो जाएगा, आप समझ भी जाओगे। ये तो केवल एक सामान्य जानकारी है जो हमें ज्ञात होना चाहिए कि किस भाग में क्या लिखा जाता है, कौन से भाग में कौन सी सूचनाएं लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट के माध्यम से मैं बता भी रहे हो, अच्छा लग रहा है कि विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर समझ में आ रहा है। 5वां बिंदु लिखिए, रेखाएं खींचना व स्थान छोड़ना। रेखाएं खींचना व स्थान छोड़ना। अब तालिका एक कॉलम तो बनता नहीं है, तालिका में अनेक कॉलम होते हैं, अनेक कॉलम में रेखाएं खींचनी पड़ती है, जगह छोड़नी होती है। समंकों में जिस प्रकार के समंक होंगे उस प्रकार से हमें रेखाएं खींची जाएगी और उसी प्रकार से अंतर्गत उसमें स्थान छोड़ा जाएगा। तो इसमें यही बात लिखनी है, कहने का तात्पर्य है कि समंकों के अनुसार ही समंकों या आंकड़ों के अनुसार ही सूचनाएं लिखी व रेखाएं खींची जाती है। वह उनके अनुसार ही स्थान छोड़ा जाता है ताकि तालिका कैसे लगे बच्चों? सुंदर लगे, ताकि तालिका सुंदर लगे। स्थान इसलिए छोड़ा जाता है कि तालिका अच्छी लगे, व्यवस्थित दिखे, सुंदर दिखे, कोई व्यक्ति दिखे तुरंत समझ जाए। ऐसी घिचपिच से इसमें समंक या सूचनाएं नहीं लिखी हो, स्पष्ट और सूचनाएं लिखी हुई हो। ठीक है। 6ठा पॉइंट है मदों की व्यवस्था। तो लिखिए इसमें 6ठा पॉइंट, मदों की व्यवस्था। व्यवस्था के बारे में क्या बताया गया? लिखिए कि सारणी में जो समंक लिखे जाएंगे, जो सूचनाएं लिखी जाएगी बच्चों, वे सूचनाएं कैसी होनी चाहिए? व्यवस्थित व आकर्षक होनी चाहिए। सारणी में सूचनाएं व्यवस्थित व पास तात्पर्य क्या है वो बता दूंगा। पास कहने का तात्पर्य अंतर योग्य, पास होनी
चाहिए। यानी जिन समंकों के मध्य में हमें अंतर ज्ञात करना है वे सूचनाएं बिल्कुल पास पास ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक समंक तो यहाँ लिखा हुआ है और एक समंक यहाँ लिखा हुआ है, हमें इन दोनों में अंतर निकालना है तो भाई यहाँ देखना पड़ेगा फिर यहाँ देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर और यहाँ पर अंतर ज्ञात है। जैसे हम वर्गीकरण और मुझे सारणीयन में अंतर ज्ञात करना है तो वर्गीकरण और सारणीयन दोनों की जो तथ्य होंगे दोनों के लिखूंगा बच्चों, पास पास लिखूंगा तो मैं आराम से बारे में अंतर बता सकता हूँ। यदि मैं वर्गीकरण के बारे में सोच रहा हूँ यहाँ लिखता हूँ, सारणीयन की यहाँ लिखता हूँ आगे की तरफ, तो आपको अंतर करने में दिक्कत आएगी। जैसे अखबार में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की किताबों में भी आता है, वर्ग पहेलियों में आता है कि अंतर ढूंढिए। आपको दो चित्र दे देते हैं, एक चित्र यहाँ पर एक चित्र यहाँ पर, दोनों चित्र क्या होता है पास पास दिया जाता है ताकि आप अंतर दोनों में आसानी से देख सके। मान लो एक चित्र यहाँ दे दिया एक चित्र यहाँ दे दिया इस कोने में अखबार के, तो आप अंतर ढूंढने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? आएगी ना आपको। इसलिए यहाँ ये बताया गया है कि सारणी में सूत्र व्यवस्थित होनी चाहिए और पास पास तात्पर्य अंतर योग्य, यानी जिन समंकों के मध्य में अंतर ज्ञात करना हो वे सूचना हमें पास में अवगत या पास में प्राप्त हो जानी चाहिए। समझ में आ गई बात? पास पास का मतलब क्या है? यहाँ पास पास का मतलब ये है। छठा पॉइंट लिखिए, छठा पॉइंट सातवां पॉइंट हमारा टिप्पणी में क्या बताया गया? टिप्पणी में अंतर्गत हमें टिप्पणी में सूचनाएं जो आपने ली है उसके बारे में संकेत दिए हुए होते, जैसे आपने ग्राफ चार्ट बनाया होगा, मैप भरा होगा, तो मैप के अंदर हम टिप्पणी देते हैं कि हमने जो ये लाइनें खींची है इस लाइन के अंदर ये डॉट डॉट में ये चीज दर्शाई गई है बंजर भूमि। अभी बताता हूँ चार्ट बना के, तो पहले लिख लीजिए इसमें यह सारणी के नीचे की तरफ दी जाती है, यह सारणी के नीचे की तरफ दी जाती है जो शब्दों व संकेतों को स्पष्ट करती है। कैसे? उदाहरण के लिए दे सकते हो, जैसे मैंने कोई ये जगह बना दी खेत, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया ऐसे, ये डॉट डॉट लगा दी इस जगह पे, लगा दिए, यहाँ लाइनें से खींच दी, इसको खाली छोड़ दिया, यहाँ लाइनें खींच दी, यहाँ डॉट डॉट लगा दिया, यहाँ प्लस प्लस लगा दिया। अब मैंने ये मैप बना दिया। अब यहाँ टिप्पणी में क्या लिखूंगा? देखो मैं मैप के नीचे आ जाऊंगा डायरेक्ट यहाँ पर टिप्पणी, यहाँ टिप्पणी में क्या लिखूंगा? टिप्पणी में जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे कि जब मैंने ये कॉलम बनाया है, जिस कॉलम में डॉट डॉट लगा हुआ है उसका मतलब है इस जो ये खेत है बच्चे हमारे, ठीक है बच्चों, ये हमारे क्षेत्रफल फील्ड कहने का तात्पर्य खेत है। इस डॉट डॉट का मतलब मैंने बता दिया कि साहब इस डॉट डॉट का मतलब है फसल बोई गई है, और जो एक कॉलम बनाया है इसमें लाइनें खींच दी, लाइनें खींचने का मतलब फसल पक चुकी है। ज्योग्राफी वाले बनाते ना ऐसे, जो खाली छोड़िया मतलब ये बंजर भूमि है, और जिसमें प्लस प्लस संकेतांक बनाया है उस प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया? फसल उत्पादन श्रेष्ठ है, उन्नत किस्म के बीज बोए गए ऐसे कैसे? तो ये इस प्रकार संकेत डाल दिए, तो ये टिप्पणी में लिखे जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों? ये सब बिंदु टिप्पणी के अंतर्गत इन सब बिंदुओं को लिखा जाता है। समझ आ गया टिप्पणी क्या होती है? तो टिप्पणी में इस प्रकार समंकों को व्यवस्थित लिखा जाता है, ठीक है। और अंतिम बिंदु है आंकड़ों के स्रोत। आंकड़ों स्रोत में क्या बारे में बताया गया ये भी लिख लीजिए। आठवां बिंदु, आंकड़ों के स्रोत। आंकड़ों के स्रोत के बारे में क्या बताया गया है कि आपने जो आंकड़े लिए हैं इसको भी अंतम नीचे स्तंभ लिखा जाता है।
इसमें लिख लीजिए संकलित समंकों के स्थान के बारे में बच्चों, जो आपने समंक एकत्र किए गए हैं उनके स्थानों बारे। तो संकलित समंकों के उद्गम स्थान का पता लगाने के लिए उद्गम स्थान का पता लगाने के लिए संकलित समंकों के उद्गम स्थान का पता लगाने के लिए सारणी के अंत में स्रोत लिखे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखो कई बार चार्ट के अंतर्गत है, जैसे कोई नक्शा बना दिया तो मैप के अंतर में लिखा हुआ होता है ना, नक्शे में जो जनसंख्या के आंकड़े दिए गए हैं, ये जनसंख्या आंकड़े कहाँ दिए गए हैं? उस सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उन आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। जैसे नक्शा जनसंख्या दिखाई गई है तो यहाँ स्रोत में क्या लिख दिया जाएगा? स्रोत के अंतर्गत लिख दिया जाएगा कि ये आंकड़े वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार व सांख्यिकी निदेशालय विभाग द्वारा ज्ञात किए गए हैं। समझ आ गया कि हमने जो स्रोत के अंदर लिख दिया, जो हमने जो ये आंकड़े प्राप्त किए हैं बच्चों, ये आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सांख्यिकी निदेशालय विभाग के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, जनसंख्या संबंधी आंकड़े, उन आंकड़ों को लिखा गया है। तो ये आंकड़े के स्रोत कहाँ लिखे, ये भी सारणी के अंत में ही लिखे जाते हैं। समझ में आ गया? ये सारणी के हमारे 8 भाग बताए गए थे। समझ में आ गया? 8 भाग कौन कौन से हैं? ये हमारे 8 भाग है। अब एक तालिका बना देता हूँ, उसमें आपके सभी 8 भागों को स्पष्ट कर देता हूँ किस प्रकार से 8 भागों को प्रस्तुत किया जाता है। तो 8 भाग लिखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बनाते हैं एक तालिका छोटी सी, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि सारणी के 8 भाग किस प्रकार से लिखे गए। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तालिका बनाते हैं। तालिका के माध्यम से आप समझ जाओगे कौन सा भाग कहाँ लिखा जा रहा है। तालिका बनाओ मेरे साथ साथ। सबसे ऊपर ये हमने लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगी? सारणी संख्या। सारणी संख्या जो भी होगी, जो इस जगह इस कोने में लिख दी जाएगी। फिर हमारा नंबर 2 पे है सारणी का शीर्षक। ये पेज मान लो हमारा, ठीक है बच्चों? ये आपकी कॉपी का पेज हो गया जी। ये सारणी संख्या हो गई, यहाँ लिख दिया हमने बिल्कुल पेज के मध्य वाले भाग में सारणी शीर्षक। सारणी शीर्षक यहाँ लिख दिया जाएगा, जो भी आपकी सारणी का शीर्षक होगा। ठीक है बच्चों? सारणी से लिख दिया आपने, ये लो कॉलम बना दी, पंक्तियां बना दी आपने। अब कौन सी पंक्ति में क्या लिखा जाएगा वो भी बना लो। ये कॉलम बना दिया मैंने आप सबके सामने। 1 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए हमारे। ठीक है? ये अंतिम कॉलम हमारा टोटल का बन जाएगा, जो भी हमारा उसका योग जो आएगा। ठीक है बच्चों? ये तालिका बना लो मेरे साथ साथ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से वाले भाग में क्या लिखा जाता है। तालिका बन गई हमारी। इस वाले पंक्ति में यहाँ आ गई हमारी पंक्तियां। ये क्या हो गई बच्चों? हमारी
पंक्ति हो गई। अब जो हमारे उपशीर्षक होंगे उपशीर्षक आ जाएंगे यहाँ पर, उप शीर्षक, उप शीर्षक, उप शीर्षक, अनुशीर्षक बताते हैं उपशीर्षक है ऊपर वाले भाग पर, मैंने कहा था ना ऊपर वाले भाग पर उपशीर्षक लिखे जाएंगे, क्षैतिज वाले भाग पर ये क्षैतिज भाग गया, और आड़े वाले भाग पर अनुशीर्षक होंगे। तो यहाँ क्या आ जाएंगे हमारे अनुशीर्षक, अनुशीर्षक, यहाँ हमारे अनुशीर्षक आ जाएंगे। ये हमारी पंक्तियां हो गई। अनुशीर्षक, ये हमारे अनुशीर्षक हो गए बच्चों। और ये जो भाग बचा हुआ है हमारा, ये भाग क्या जाएगा, ये मुख्य भाग बन जाएगा, सारणी का मुख्य भाग, सारणी का मुख्य भाग बन गया ये। इसे सारणी का मुख्य भाग हो गया हमारा। और अंतिम जो कॉलम बच गए हमारे, यहाँ इसमें योग आ जाएगा टोटल, इसमें आ जाएगा योग। रेखाएं खींच दी हमने, ये रेखाएं आ गई। मदों की व्यवस्था, इनमें मदों इनके अंतर्गत क्या लिख जाएगी बच्चों, मद लिख दी जाएगी, जो भी हमारी मद होगी, या इन मदों का टोटल आ जाएगा, यहाँ सबका टोटल आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये जोग हो जाएगा इन सबका। मदों की व्यवस्था हो गई। टिप्पणी, अब टिप्पणी कहाँ लिखी जाएगी, मैंने कहा आपको नीचे की तरफ, यहाँ क्या आ जाएगी बच्चों, टिप्पणी लिख दी जाएगी। ये लो, टिप्पणी में जो बिंदु होंगे वो यहाँ लिख दिए जाएंगे। और टिप्पणी में आंकड़ों के स्रोत, स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, तो स्रोतों को भी इस तरफ लिख दिया जाएगा। ये क्या आपने स्रोत कहाँ से लिए गए। सारणी के 8 भाग हो गए। प्रथम भाग, पुनः रिपीट कर रहा हूं देखना, प्रथम भाग सारणी संख्या, दूसरा भाग सारणी का शीर्षक, तीसरा भाग ये थर्ड भाग, ये भी थर्ड भाग, चौथा भाग सारणी का मुख्य भाग, पांचवा रेखाएं, ये पांचवा भाग, छठा भाग मदों की व्यवस्था, ये हमने मद लिख दिए, छठा भाग, सातवां भाग ये हमारे टिप्पणी, और आठवां भाग ये हमारे स्रोत। तो ये हमारे 8 भाग हो गए। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा मद भाग, 7वां टिप्पणी और 8वां स्रोत। ये हमारे पेज के अंतर्गत सारणी के मुख्य भाग जो बताए गए हैं, ये हमारे सारणी के प्रमुख भाग हो गए। इन्हीं भागों के आधार पर ही संख्याओं को, समूहों को व्यक्त किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। आशा करता हूं आपको सारणी के संपूर्ण भाग समझ में आ चुके होंगे। समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट के साथ ऐसे पूछ सकते हो कहां पर कौन सा बिंदु आपके समझ में नहीं आया। वैसे कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है, फिर भी बाय मिस्टेक मान लो कोई रह जाए, कोई चीज समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट की सहायता से पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए सब विद्यार्थी तैयार रहना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बात।